पिछले एपिसोड में हमने देखा कि याना जेड जीना नेगा के पास में आती है और कहती रहती है कि आखिर उसने उन सब चीजों में उसकी मदद क्यों की, और जेस बताता है कि वह उसकी नजरों में अच्छा बनना चाहता था, लेकिन याना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या क्या रहा है। याना अपनी सीट पर बैठते हुए माफ करना, लेकिन क्या आप मुझसे अरेंज मैरिज करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? क्योंकि सच में मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और जेड उसे इस तरह से देखकर आखिर आप किस बारे में बात कर रही हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे आपके प्रति कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है। लेकिन याना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर फिर वह इस तरह की बातें क्यों कर रहा है जिनसे लोगों को गलतफहमी हो जाए। खैर, जेड के कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आखिर वह उसे कहां से इस बारे में समझा सकता है? उसने इस बात को पहले भी याना को बताया है कि टियोस्लाना परिवार में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, लेकिन उस समय आपको उस प्रकार की स्थिति पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हुई। आपने आत्मविश्वास के साथ इसका सामना किया और सच में उस तरह की उसकी इमेज उसे पता नहीं क्यों लेकिन शानदार लगी। याना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्या आप मुझे यह सच में गंभीरता से कह रहे हैं? क्या सच में आपको यह इतना ज्यादा अच्छा लगा था? और जेज बताता है कि हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। उस समय आपका मानना था कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, भले ही आपको यह बात अच्छी तरह से पता हो, लेकिन इसे करना उतना ही ज्यादा आसान नहीं होता और आप इसे अच्छी तरह से जानती हैं। इसीलिए सच में मुझे आपको देखकर ऐसा लगा कि सच में आप एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत व्यक्ति हैं। याना सरप्राइज होते हुए, क्या बस इतना ही था? और जेज के लिए यह सब बस इतना ही नहीं था। और आखिर इस बारे में कौन जानता है कि शायद एक दिन आप टियोस्लाना परिवार की मुखिया बन सके। और यह सुनकर याना शौक होते हुए, क्या सच में आप इसी समय मुझे यह सब कहकर चिढ़ा रहे हैं? लेकिन वह उसे चिढ़ा नहीं रहा था, वैसे भी भविष्य के बारे में आखिर कौन जानता है। और खैर, इन सब बातों से तो उसे समझ में आ ही गया होगा कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या था और वह उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है। लेकिन सच्चाई यह थी कि याना को इतना समझाने के बाद में भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके बातों का क्या मतलब है। उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया था। और यह सुनकर जेज तेजी से खड़े होते हुए, तो क्या अब आप मुझे बताएंगी कि अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बड़ों की बातों को चुपचाप से सुनना चाहिए या फिर हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज को चुराना चाहिए? जल्दी से बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। जेज के स्वभाव को देखकर याना सरप्राइज थी। उसे लगा था कि वह एक बच्चे की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इतना ज्यादा एक्साइटेड होगा। याना अपने बैग में से निकालकर जेज को कुछ संभाल कर रखने के लिए देती है। इसके अलावा उसे और किसी चीज की करने की जरूरत नहीं। जेज को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या है और वो क्या करना चाहती है। और याना अपने प्लान को उसे अच्छे से समझाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। नाइट स्मिथ को बताया गया था कि उसे याना का ध्यान रखना है और उसे पता नहीं था कि आखिर वह कहाँ पर चली गई। उसे उसकी सतर्कता से निगरानी करनी थी, लेकिन अब वह उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। वह जाता ही रहता है कि अचानक से उसे याना नजर आ जाती है और वो लेक के पास बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कर क्या रही है। और स्मिथ को दिखाई देता है कि याना अचानक से ही पानी में कुछ फेंक देती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी ओर नीना बेल। आज मैं गुलाब की खुशबू वाला ऑयल लगाऊंगी, इसे कोमलता से संभालिए जैसे आप किसी कीमती गुड़िया को संभाल रही हैं, ठीक है? सच में यह कितना शानदार दिन है। नीना बेल हमेशा से ही खूबसूरत थी, लेकिन जिस तरह से उसने पहले सैनिकों की प्रशंसा की थी, उस तरह से तो अब वह एक गॉडेस की तरह दिखने लगी है। आपने भी तो यह देखा होगा। आपका इस बारे में क्या विचार है?
नौकरानी बताती है कि सच में वह एक गॉडेस की तरह लग रही थी, जिससे कि सभी उस पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहे थे, विशेषकर वह उसकी व्हाइट कलर की पोशाक जो कि उसने ही स्वयं ने चुनी थी, वह काफी ज्यादा उत्कृष्ट विकल्प थी। खैर, नीना बेल की पसंद बहुत ही ज्यादा असाधारण है और वो अपनी पर्सनल मेड ब्रियल से पूछती है कि क्या कल परिवार के सभी सदस्य और मेहमान भोज में शामिल होने वाले हैं और वह दोनों भी आएंगे क्या। मेड का मानना था कि वह सही है, इस परिवार का चौथा बेटा और उत्तराधिकारी सभी और वह दोनों भी सभी व्यक्ति वहां पर उपस्थित होंगे। नीना बेल अपने द्वारा प्राप्त हुई ट्रॉफीज को देखकर स्वयं पर गर्व महसूस करती है कि उसने अपने लिए कितनी उपाधियों को प्राप्त किया है और लॉर्ड बार्थोलोम्यू द्वारा समर्पित की गई प्रति भी वास्तव में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। लेकिन वह ट्रॉफी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी, उसे यहीं कहीं होना चाहिए था। आखिर वह कहां पर चली गई। क्या ऐसा हो सकता है कि याना ने नीना बेल के कहने पर ठीक से काम नहीं किया हो और आमतौर पर अच्छी तरह से इस बात को वह अच्छी तरह से किया करती थी, तो आखिर उसे अब क्या हो गया है। इसीलिए नीना बेल को याना का स्वभाव बहुत ही अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वह हमेशा ही बहुत शर्मीली और भोली और शांत लड़की थी और जिस तरह से अभद्र मारियस ने उसे परेशान किया था, वह हमेशा परेशान करता आया है, तो वह हमेशा ही शांत रहा करती थी। लेकिन कल अचानक उसने पलटकर उस पर वार करना शुरू कर दिया। वह काफी ज्यादा अजीब व्यवहार था और जब कंपटीशन में नीना बेल को पता चला था कि उसके अंकल मार्केस जेड आ रहे हैं, तो वह उन्हें देखकर सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि याना इस तरह से प्यारा सा लुक बनाते हुए कभी भी प्रस्तुत नहीं होती और न ही अपने अंकल के साथ में ऐसा व्यवहार कर सकती थी। साथ ही साथ याना कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करती। वह सच में उसने इस तरह का लुक शायद नीना बेल से ही चुराया होगा और अब वह नीना बेल की तरह बनने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसने उसकी मूर्ति को भी चुरा लिया होगा और इसीलिए इन सब चीजों का कोई उपाय नहीं है। उसकी बड़ी बहन होने के नाते उसे सबक सिखाना ही होगा और इसका वह जरूर प्रयास करेगी। वह अपनी ऑरेंज हेयर में ड्रेस से कहती है कि वह जल्दी से उसकी माँ को बताए कि वह उससे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। याना अपने ग्रैंडफादर के स्टडी रूम में आती है और वो बताते हैं कि वह अपने ग्रैंडफादर के साथ पहेलियां सुलझाने से पहले क्या वह कॉनराडियन के बारे में और अधिक जानना चाहेगी। उसे पूरा यकीन है कि यह उसके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। यह सुनकर याना बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और जब उसके ग्रैंडफादर लेक्चर देने लगते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा थक जाती है। कॉनराडियन व्याकरण का सबसे अनूठा और समस्यात्मक भाग यही है कि इसमें दो उपवाक्यों से बने जटिल वाक्यों की संरचना को समझाया गया है। हमारी भाषा के विपरीत इसमें बहुत ही विचित्र संयोजन होता है। हम इसके बारे में बाद में जानेंगे, ठीक है। लेकिन दो वाक्यों को जोड़ते समय कर्ता और क्रिया दोनों का होना अनिवार्य है, विशेष रूप से जटिल वाक्य बनाते समय, जैसा कि यह वाक्य है। और सच में याना को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या यह मजेदार हो सकता है। अगर वह 10 साल की आम बच्ची होती तो अब तक यहाँ से रोते हुए भाग गई होती। लॉर्ड लियोन हार्ट आगे बताते हुए, इस बिंदु पर आप पहले सीखी गई सरल वाक्य संरचना का संदर्भ ले सकती हैं। अरे नहीं, क्या समय इस तरह से बीत गया। यह सुनकर याना को लगता है कि शायद अब यह खत्म होने ही वाला है, लेकिन वह इस बारे में गलत थी। ड्यूक लियोन हार्ट एक्साइटेड होते हुए, चलो आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं और आपको यह होमवर्क भी करना चाहिए। इससे आपको सीखी हुई बातों को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद मिलेगी, ठीक है। और यह सुनकर याना और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे जितना जल्दी लगा था यह खत्म नहीं होने वाला और ना ही उसे आराम मिलने वाला है। लेकिन यह किस तरह का होमवर्क है जिसमें उससे याना के माता पिता का नाम पूछा गया था। चूंकि वह याना नहीं थी, इसीलिए वह बाद में इन नामों के बारे में ओल्गा से पूछ लेगी। लेकिन अगला नाम पढ़कर याना एक्साइटेड और सरप्राइज दोनों हो जाती है, क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि अपने भाई का नाम लिखो, जिसके बारे में कि याना को पता ही नहीं था कि याना के कोई बड़ा भाई भी है।
और परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह उसका सगा भाई है। यह स्पष्ट रूप से मारियस नहीं था, लेकिन याना एक नाजायज संतान है, तो फिर इस बात की अधिक संभावना हो सकती है कि वह दोनों हाफ सिबलिंग हो, लेकिन उसे नहीं पता कि उन दोनों के बीच का संबंध किस प्रकार का है। और इससे यह भी पता चलता है कि वह इस समय पहले से बाहर रह रहा है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना होगा कि अचानक से दरवाजा खटखटाते हुए वहां पर कोई आता है। इसके लिए मुझे क्षमा करना योग्रेस, मैं याना से थोड़ी देर के लिए मिलने आया हूँ। वह व्यक्ति लेडी कैरेन द्वारा सुझाया गया एक ट्यूटर था, जो कि उन बच्चों को सिखाने वाला है, और वह बताता है कि हाँ, वह वही है। लुसेन पार्नेल और धर्मशास्त्र विभाग से वह आया है। याना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह ट्यूटर के बारे में क्या है। लुसेन बताता है कि वह याना की शिक्षा का प्रभारी रहेगा और उसका शिक्षक रहेगा। हालांकि इस शिक्षा की शुरुआत करने से पहले वह किसी चीज की पुष्टि करना चाहता है और याना से कुछ पूछना चाहता है, और जो बात वह याना से पूछने वाला है वह इसका उत्तर उससे स्पष्ट रूप से चाहता है। उसे नहीं सुनना कि उसने गलती की है या फिर जबरदस्ती, लेकिन क्या उसने किसी के किसी सामान को चुराया है। ड्यूक लियोनहार्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किस बारे में बात कर रहे हैं, और क्या सच में याना ने किसी के किसी सामान को चुराया है। ट्यूटर ल्यूसेन कहता है कि लॉर्ड रोमन ने इसके बारे में जिक्र किया है। मिस याना ने जिस नीनाबेल की ट्रॉफी जीती थी, लेकिन अब यह कहीं पर भी नहीं मिल रही, इसीलिए इस बारे में उन्हें पूरी जानकारी चाहिए। इसीलिए वह इसी वक्त उसके साथ में ईस्ट गार्डन में जाए और इसकी अच्छे से पुष्टि करे। ड्यूक लियोनहार्ट याना से पूछते हैं कि उन्हें विश्वास है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन क्या वह सच कह रही है। याना ने कभी भी कोई भी चीज नहीं चुराई है और वह सच बता रही है। उसके ग्रैंडफादर को उस पर विश्वास करना होगा। यह सुनकर ड्यूक लियोनहार्ट याना के सर को सहलाते हुए, मुझे लगता है कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, इसीलिए आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, हम दोनों साथ में वहां पर चलते हैं, इसीलिए आइए हम चलते हैं। जल्द ही याना और उसके ग्रैंडफादर उत्तर के गार्डन में आ जाते हैं, और उन्हें देखकर रोमन सरप्राइज हो जाता है कि याना के साथ आखिर उसके पिता भी क्यों आए हैं। वह तो बस याना को थोड़ा सा अनुशासित करना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि याना के साथ में उसके पिता भी यहाँ पर आएंगे। और चूंकि ड्यूक लियोनहार्ट को इसके बारे में सब पता है, इसीलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। वह तो बस देखने आए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि याना ने ऐसा कुछ किया होगा। खैर, अगर याना ने वाकई ही कुछ गलत किया है, तब उसे वह सजा जरूर मिलेगी जिसकी वह हकदार है। मैंने ठीक कहा ना, तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। वह सभी बैठ जाते हैं। लुसेन, मिस याना, मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, क्या आपने मिस नीनाबेल की ट्रॉफी को चुराया है। और याना मना कर देती है, लेकिन वह कहते हैं कि क्या याना को इस पर पूरा यकीन है। यदि वह अभी भी झूठ बोल रही है तो वह बता देगी, तो उसे बड़ी सजा नहीं मिलेगी, नहीं तो बाद में उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। याना कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं चुराया है। और ट्यूटर लुसेन, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इस बात को समझ गया, तो क्या वह उसे वह सब चीजें शुरुआत से बता सकती हैं जो कल उसके साथ घटित हुई थी। जल्द ही वहाँ पर लेडी कैरेन नीनाबेल के साथ और अपनी मेड के साथ वहाँ पर आ जाती है। याना अपनी मुट्ठी को कसते हुए, कल जब मैं गलियारे से गुजर रही थी तो बड़ी बहन नीनाबेल ने मुझसे कहा था कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरा एक काम कीजिए और मेरी इस टॉफी को डिस्प्ले केस में आप ही जाकर मेरी बजाय रख दीजिए। और वहाँ उस समय उनके बगल में एक और नौकरानी थी, फिर भी उसने मुझसे ही वह काम करने के लिए कहा था। यह सुनकर लुसेन बताता है कि अपनी कजन सिस्टर के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, उसने स्नेहपूर्वक ऐसा कहा होगा
और आप इसे एक बदमाशी की तरह नहीं बता सकती। और इसके अलावा इस मामले के बाद में उसे एक शिष्टाचारी का प्रशिक्षण भी लेना होगा। और याना ने तो उसे वही सच बताया था जो कि उन्होंने विस्तार पूर्वक उससे पूछा था। लुसेन बताता है कि यदि उसने अपनी गलती को पहले ही मान लिया होता तो उसके लिए बेहतर होता, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है और वो वहाँ पर एक नाइट को बुलाते हैं। नाइट स्मिथ, आपने कल जो भी देखा, क्या आप हमें उस बात को विस्तार से बता सकते हैं? नाइट स्मिथ, कल मैंने मिस याना को ट्रॉफी प्राप्त करते हुए देखा, तथापि मिस याना सीधे मिस नैनाबेल के कमरे में नहीं जाकर इधर उधर टहल रही थी और जब शाम हो गई तब वह नहर के पास गई और उसने उसमें कुछ गिरा दिया। परिस्थितियों के आधार पर वह वस्तु संभवतः वह टॉफी ही होगी। याना खड़े होते हुए चिल्लाते हुए, यह एक गलतफहमी है। मैंने नहर में जो चीज गिराई थी वह कुछ और थी, मैं यह साबित कर सकती हूँ। और लुइस पूछते हैं कि यदि ऐसा है तो आखिर वह ट्रॉफी कहाँ गई? रे, क्या यह मिस नीनाबेल के कमरे में मिली थी? रे बताती है कि उनके कमरे की जानकारी हो गई है, खोजबीन कर ली गई है, लेकिन वहाँ पर किसी को भी वह ट्रॉफी नहीं मिली। और चूंकि वह ट्रॉफी कहीं पर भी नहीं मिली थी, इसीलिए यह संभावित संदिग्ध भावना है कि वह ट्रॉफी आपने ही ली है, माय लेडी। और इतना सब हो जाने के बाद भी आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं। अब आपको इस बारे में सच बताना ही होगा, तो बताइए कि आखिर सच क्या है? यह सुनकर याना को सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस वह शिक्षण और अनुशासन की बात करता है, क्या वह यही है? उसने यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहाँ प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं है और वह वही जवाब पाने की कोशिश कर रहा है जो वह चाहता है। आखिर उसे इस तरह से बच्चों को घेरने की क्या जरूरत है? क्या सच में वह ऐसा कुछ करने की साजिश रखता है? और नीनाबेल जल्दी से अपने टीचर को रोक लेती है कि प्लीज टीचर रुक जाइए। नीनाबेल ठीक है, उसे बिल्कुल भी इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा। उसे तो बस याना के लिए बुरा लग रहा है और इसीलिए वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। और याना, आप नीनाबेल से सिर्फ इसीलिए नाराज हैं क्योंकि नीनाबेल ने आपसे इस तरह की रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए क्या आपने ऐसा व्यवहार किया और इस बात को इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि आपने मेरी ट्रॉफी को नहर में फेंक दिया? वास्तव में मैं सच कह रही हूँ, मुझे वह ट्रॉफी बहुत ही ज्यादा पसंद थी। नीनाबेल ने पहले कभी ऐसी नकारात्मक भावना महसूस नहीं की है, इसीलिए मुझे सच में समझ में आ रहा है कि उसे भी इस तरह का दर्द महसूस हो रहा होगा जिस तरह का मुझे हो रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको आपकी गलती की सजा पहले से ही मिल गई है और नीनाबेल आपको और आगे इस चीज में धकेलना नहीं चाहती, इसीलिए आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको माफ कर दिया और यदि इसमें याना को कोई भी आपत्ति ना हो तो वह उसे गले लगाना चाहेगी, भले ही वह अभी भी उससे नाराज ही क्यों ना हो, क्योंकि वह एक दयालु बहन बनना चाहती है और उसे समझना चाहती है। कम से कम उतना तो समझ ही लेगी जितना नीनाबेल उसे समझती है। यह सुनकर लुसेन, लेडी नीनाबेल, आपका दिल कितना ज्यादा दयालु है। मैं सच में यह देखकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और नीनाबेल याना को गले लगा लेती है। यह देखकर सभी खुश थे और याना उसे दूर करते हुए, सिस्टर, मुझे लगता है कि सच में आपको इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं। वह अपने अंकल से कहती है कि वह अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए तैयार है। इसके लिए क्या वह जेच और सिस्टर फ्रैन हिल को यहाँ पर बुला सकते हैं? वह मेरी बेगुनाही का सबूत है। और उसके अंकल को यह सुनकर गुस्सा जाता है। क्या सच में वह अपनी निर्दोषिता को साबित करना चाहती है? यहाँ तक कि इसमें उसकी ही गलती है, फिर भी वह अपनी इन तुच्छ बातों में बाहरी लोगों को भी इस तरह से आखिर क्यों घसीटने की कोशिश कर रही है? आखिर उसने टियोस्लाना के नाम को कलंकित करने की कितनी हद तक योजना बना रखी है? और टियन गहरी सांस लेते हुए और रोता हुआ मुंह बनाते हुए, मैं भी आखिरकार एक टियोस्लाना हूँ,
इसीलिए प्लीज प्लीज अंकल मुझे उन्हें यहाँ पर आने की अनुमति दे दीजिए। याना अचानक से खांसते हुए गिर जाती है। उसके ग्रैंडफादर उसके बारे में चिंतित होते हैं क्योंकि उसका रंग रूप खराब लग रहा था और उसे शायद अब दवा की जरूरत थी। याना बताती है कि वह बिल्कुल ठीक है और क्या ग्रैंडफादर उस पर विश्वास करते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह बस यह साबित करना चाहती है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है और ना ही उसने किसी चीज को चुराया है, क्योंकि याना एक ऐसी ग्रैंड डॉटर बनना चाहती है जिससे कि उसके ग्रैंडफादर को उस पर गर्व हो। और यह सुनकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि रोमन, आप इसी वक्त जेस, जीना, नेगा और फ्रैन हिल को यहाँ पर बुलवाएं। यह टियुसलाना के प्रमुख का आपके लिए आदेश है। जल्द ही उन्हें बुलाया जाता है। जेज वहाँ पर आकर टियुसलाना के मुखिया को हेलो कहता है और उन्हें बताता है कि याना उन्हें ढूंढ रही है। और फ्रैन हिल के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था उसके चेहरे से असंतोष झलक रहा हो, मानो वह सच में चाहती हो कि उसे इस तरह की परेशानियों में बिल्कुल भी घसीटा न जाए। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जल्द ही वह उसकी आभारी होने वाली है। वह उसे एक बहुत ही मनोरंजन तमाशा दिखाने वाली है। याना जल्दी से जेज को धन्यवाद देती है कि वह इस समय पर यहाँ पर इतनी दूर तक उसके बुलाने पर आया। इसके अलावा वह कल उसके कमरे में आई थी और शायद से उसने वहाँ पर कुछ छोड़ दिया था। क्या उसने ऐसी किसी चीज को वहाँ पर उसके पास देखा है? जेज को पता था कि वह किस बारे में बात कर रही है और इसीलिए वह उसे लौटाने के लिए अपने साथ ही लेकर आया था। और वह और कोई नहीं बल्कि वही टॉफी थी जिसके चुराने और नहर में गिराने का इंजाम लगाया जा रहा था, जिसे देखकर लुसेन घबरा जाता है। लिडियाना, एक मिनट, क्या ट्रॉफी स्पष्ट रूप से वही चीज नहीं है जिसे कि आपने नहर में फेंक दिया था? और याना ने इस बारे में कई बार बताया था कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसकी किसी ने भी बात नहीं सुनी। और अब जब यह ट्रॉफी आ गई है और उन्होंने इसे देख लिया है तो वह इस बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर यह ट्रॉफी यहाँ पर कैसे आई। लेकिन जब वह इसके बारे में बताना चाहती थी तो किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना। याना ट्रॉफी को नीनाबेल के पास ले जाते हुए, सिस्टर, मैं ट्रॉफी वापस कर दूंगी। मैंने इसे मिलते ही वापस करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब मैं जेज से मिली तो मैं इसके बारे में भूल गई। नीनाबेल बताती है कि यदि यह उसकी गलती थी तो वह इसके बारे में उसे माफ करती है, लेकिन याना उससे कहना चाहेगी कि शायद उसकी बहन को उसके बारे में किसी बात के बारे में कोई गलतफहमी है। उसे आपसे किसी भी प्रकार की ईर्ष्या और जलन महसूस नहीं होती और ऐसा कोई भी कारण नहीं है और वह यह शायद अच्छे से नहीं जानती। और इसीलिए एक बार फिर से याना जेज को इन सब के लिए धन्यवाद कहना चाहेगी क्योंकि उसकी बदौलत ही वह यह बेगुनाही का सबूत साबित कर पाई है कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। जेज स्माइल करते हुए बताता है कि उसे इन चीजों के लिए धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसे किसी बात पर बहुत ही ज्यादा दुख है। और यह सुनकर याना सरप्राइज हो जाती है क्योंकि ऐसा कुछ भी उन्होंने स्क्रिप्ट में नहीं जोड़ा था और न ही ऐसा कुछ कहने का प्लान किया था, क्योंकि जेज ने इस वस्तु को तुरंत ही वापस नहीं किया और इसी वजह से वह वापस से एक अजीबोगरीब परिस्थिति में फंस गई है। और कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ और आज हुआ, इन सब चीजों से ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी परेशानी में हमेशा होती ही हैं। और इस तरह की चीजों को देखकर मुझे पता चला है कि आपको उन सभी चीजों की गलती के लिए गलत ठहराया जाता है जिन गलतियों को आपने किया ही नहीं, और उन चीजों के लिए भी आपको दंडित किया जाता है जो गलतियां आपने की ही ना हो। और यह कहते ही अचानक से आवाज आती है, जेज अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सावधानी रखिए कि आप क्या कह रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह लापरवाही भरा है? और वह लेडी और कोई नहीं बल्कि जेज की माँ और नेगा परिवार की मुखिया ओकस थी। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है कुछ दिनों बाद में ओल्गा सरप्राइज होते हुए, ओ माय गॉड माय लेडी, जेज ने आपकी मदद की, क्या आपका दिल
जरा भी नहीं डरता। ओ माय लेडी, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि आप उस परिवार में शादी करने वाली हैं या ना? सच में ओल्गा, आखिर यह बात किस ओर जा रही है? लेकिन आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओल्गा ने इसके बारे में सुना हुआ है कि यंग मास्टर जैक अन्याय को नजरअंदाज नहीं करते हैं और लोग कहते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और दयालु हृदय वाला व्यक्ति है। और सच कहूँ तो यह उनके परिवार के मुखिया के बिल्कुल ही विपरीत है। यह सुनकर याना पूछती है कि आखिर उनके परिवार के मुखिया कैसे हैं। ओल्गा, लोग कहते हैं कि वह बेहतर, सख्त और डरावने वाली है और यहाँ तक कि अगले उत्तराधिकारी साथ भी जाहिर तौर पर उसकी गरिमा बेजोड़ है। सीन शिफ्ट कुछ दिनों पहले क्या हुआ दिखाया जाता है। वहाँ पर नेगा परिवार की मुखिया ओकस आते हुए ईश्वर का प्रेरित कहलाने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करना अविश्वसनीय है। जेज, प्लीज अन्य परिवारों के बीच में दखल अंदाजी के निर्णय में मत पड़िए। और जेज इसके लिए अपनी माँ से माफी मांगता है। ओकस नेगा, जो कि परिवार की मुखिया थी, एक लेडी होने के बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और न ही उन्हें सराहना मिली है। वह परिवार की मुखिया के पद पर पहुंच गई और वह सब उन्होंने अपने दम पर किया। इसके साथ ही वह भाला चलाने की तकनीकी में महारत हासिल करने में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। एक ऐसी असाधारण योद्धा है जो कि प्रभावशाली है, लेकिन उसे अविश्वसनीय रूप से स्वयं पर ध्यान देने से बचना चाहिए। वह उसे उस पर ताना मारने का कोई भी कारण नहीं देना चाहती। और लेडी ओकस याना की ओर ही देखे जा रही थी, जिसे देखकर याना डर जाती है। उसे लगता है जैसे कि वह पहले से ही याना के बारे में गलत सोच रही है और ऐसा लगता है कि उसकी आभा से तो याना तनाव में पड़ गई है। आखिर वह उसे घूरकर इस तरह से क्यों देख रही है। लेडी ओल्गा को टियुस्लाना के परिवार के मुखिया से मिले हुए काफी समय हो गया था और उसने सुना था कि उन्होंने उसकी बेटी को यहाँ पर बुलाया था और वह भी उसके साथ आ गई और उसने अनजाने में उनकी बातों को सुन लिया। और चूंकि उसने उनके परिवार के मामले में दखल दी है, इसीलिए वह इसके बारे में माफी मांगना चाहती है और ड्यूक लियोनहार्ट अपनी तरफ से माफी मांगते हैं। चूंकि वह इस पर गर्व नहीं कर सकते, उन्होंने उनके प्यारे से बेटे को 2 बार परेशान किया है और वह बताती है कि इसके बारे में उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा वह इस बात को अपने ऊपर हावी होने ना दें, क्योंकि उसका बेटा नासमझ नहीं है। यदि उसने इसमें हस्तक्षेप किया है तो यह किसी निजी कारण से अवश्य हुआ होगा और इस बात को समझने के लिए ड्यूक लियोनहार्ट उन्हें धन्यवाद देते हैं। ड्यूक लियोनहार्ट रोमन की ओर जाते हुए, रोमन, आपकी इस तरह की बातों की वजह से मेरे सिर में दर्द होने लगा है और आपने मुझे इस तरह से काफी ज्यादा शर्मिंदा किया है। आपने बिना परिस्थितियों का विश्लेषण किए ही इस प्रकार की गड़बड़ को पैदा कर दिया। क्या आपको इस बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहिए था? आपने लोगों की बातें सुनी और इस तरह का बखेड़ा खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि आपने यवोन के ऊपर भी इल्जाम लगाने की कोशिश की। और रोमन घबराते हुए, नहीं नहीं पिताजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो मैं ट्रॉफी ढूंढने की कोशिश ही कर रहा था और उसने नौकरों को भी आदेश दिया था कि वह जल्द से जल्द इसे ढूंढे, लेकिन उन्हें यह कहीं पर भी नहीं मिली। और नीनाबेल ने जोर देकर कहा कि यह याना का ही काम हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। यह सुनकर ड्यूक लियोनहार्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जल्दी से लेडी कैरन वहाँ पर आते हुए, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ पिताजी, हमारा निर्णय दूरदर्शिता की कमी वाला था, हम अनाड़ी और अज्ञानी थे। और वह इस बात को समझती है कि इससे याना को अपूर्णीय घाव लगा है और वह इसके कार्यों पर गहन चिंतन करेंगे। वह दोबारा कभी जल्दबाजी में इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे, इसीलिए वह उन्हें माफ कर दे। वह अगली बार पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को अच्छे से करेंगे, इसीलिए वह इन सब के लिए उनसे माफी चाहते हैं। और दूसरी ओर लेडी ओकस जेस को कहती है कि अब उन्हें जाने का वक्त हो गया है और उन्हें यहाँ से जाना चाहिए।
जेड को इस तरह से जाते हुए देखकर याना सरप्राइज हो जाती है क्योंकि अभी तक कुछ करना बाकी था और वह इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकता था। और जेड वापस से आते हुए याना, एक मिनट रुको, मैं आपको कुछ देना तो भूल ही गया। यह वही कुकीज का बॉक्स है जो भी आप मेरे कमरे में भूल गई थी। और याना उसे लेते हुए धन्यवाद कहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह सच में इस तरह की चीजों के बारे में भूलने का नाटक कर रहा है और वो जानना चाहता था कि आखिर इसके अंदर क्या है। और याना उसके अंदर स्नैक्स बताती है जो कि वह उसके साथ में शेयर करना चाहती थी। यह कुकीज हाल ही में बाजार से मंगवाई गई थी और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, इसीलिए वह उन्हें खाने का इंतजार नहीं कर सकती। यह देखकर जेस बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे चॉकलेट कुकीज बहुत ही ज्यादा पसंद थी। और यह जानकर याना भी खुश थी कि उसे यह पसंद आया, इसीलिए वह इसी वक्त साथ में खा सकते हैं। और उस बॉक्स को देखकर कैरिन शॉक हो जाती है क्योंकि उस बॉक्स को और उन कुकीज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ दिनों पहले जो जहरीली कुकीज उसने याना को भिजवाई थी वह वही थी। और यदि परिवार के मुखिया के सामने याना इसे खाकर बेहोश हो गई तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और उन्हें वह रोकने की कोशिश करती है। वह उस कुकीज के डब्बे को लेते हुए, याना आप इसे नहीं खा सकती और आपने बताया है कि यह कुछ दिनों पहले की कुकीज है। लेकिन याना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह उन्हें क्यों नहीं खा सकती, वह इतनी ज्यादा भी पुरानी नहीं है। कैरिन याना को उसे खाने के लिए मना करती रहती है क्योंकि यदि यह पुराना है तो उसे पेट में दर्द हो सकता है और बड़ी समस्या हो सकती है, इसीलिए उसके लिए अच्छा होगा कि वह इन कुकीज को न खाए। लेकिन याना को उनकी गंध ठीक ठाक लग रही थी, इसीलिए यह खराब नहीं हुए होंगे। और कैरिन उस डब्बे को बंद करने ही वाली होती है कि वह उस कुकी को वहां से उठा लेती है। याना उस कुकी को खा लेती है। उसे पता था जब ओल्गा के पेट में दर्द हुआ था उसने इन्हीं कुकीज को खाया था और बताया था कि यह किस कारण से हुआ है। और इसीलिए अब याना उन्हीं जहरीली कुकीज को सबके सामने खाना चाहती थी ताकि वह उनके असली रूप को सबके सामने ला सके। याना उन कुकीज को खाती है और थोड़ी देर बाद में ही, कुछ पलों बाद में ही बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि कुकीज में किसी चीज के होने के कारण वह बेहोश हो गई है। याना को इस तरह से गिरते हुए देखकर ड्यूक लियोन हार्ट शॉक हो जाते हैं। वह जल्दी से उसे गोद में लेते हुए उसकी हालत को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है और वह जल्दी से डॉक्टर को बुलाए। याना यह देखकर खुश थी कि आखिरकार उसका प्लान काम कर ही गया। दूसरी ओर रोमन यह देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और ऐसा कैसे हो गया। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन आप कह रहे हैं कि याना ने कल जो कुकीज खाई थी उनका विश्लेषण करने का परिणाम आ गया है। ड्यूक लियोन हार्ट जेड को बताते हैं कि उसकी रिपोर्ट रासायनिक विभाग से अभी अभी ही आई है और उस परीक्षण और रिपोर्ट के अनुसार उन्हें पता चला है कि उन कुकीज में किसी अज्ञात पॉइजन की बहुत ही कम मात्रा पाई गई है। यह सुनकर जेड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। क्या कहा आपने, एक अज्ञात विष? और यदि यह एक अज्ञात जहर है तो इस प्रकार के जहर का निर्माण एक ही व्यक्ति कर सकता है, वह ग्रीन हाउस का मैनेजर रोमन होगा। यह सुनकर ड्यूक लियोन हार्ट जेड से कहते हैं कि वह इतनी जल्दबाजी में इन चीजों का निष्कर्ष न निकाले, लेकिन चाहे यह कितना भी कुशल प्रबंधक ही क्यों ना हो, ग्रीन हाउस के इस प्रकार के जहरीले पौधों से जहर निकालना इतना भी आसान नहीं हो सकता। और अगर उसका भेद खुल गया तो पहले उसी पर शक किया जाएगा, इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन वह यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें रोमन पर बिल्कुल भी शक नहीं है। हालांकि यह भी संभव है कि यह टियोस्लाना को नुकसान पहुंचाने की एक बाहरी साजिश थी, इसीलिए उन्हें जांच के नतीजे का इंतजार करना चाहिए।
यह सुनकर जेड को गुस्सा आ जाता है क्योंकि याना को 2 बार मारने की कोशिश की जा चुकी है। अब तक यदि वह बच नहीं पाती तो वह मर चुकी होती। ड्यूक लियोन हार्ट शॉक होते हुए, आप ठीक कह रहे हैं, फिलहाल मैं याना की संरक्षिता रोमन से आपको हस्तांतरित कर रहा हूँ। वह चाहते हैं कि जेड याना का रक्षक बने और उसे रोमन पर जरा भी शक हो तो वह तुरंत ही इस बारे में उसे रिपोर्ट कर सकता है। वह इस पे अच्छे से जांच करेंगे और एक्शन लेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। याना सोई हुई थी और यह लियाना थी जो कि फिर से याना की यादों में थी, लेकिन उसे याना को इस तरह से देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस तरह से उससे किस प्रकार से जुड़ सकती है। याना रोते हुए लियाना से कहती है कि वह अब इसे सहन नहीं कर सकती और यहाँ पर नहीं रहना चाहती। वह पिंडियास मठ से नफरत करती है और उसे टियोस्लाना कैसल से भी नफरत है। उसे सभी चीजों से नफरत है। उसे लगता है कि काश वह गायब हो जाती। वह इस तरह से कभी भी नहीं रह सकती और ऐसा ही होना था तो बेहतर होता कि वह कहीं भाग जाती। और अचानक से सभी चीजें हिलने लगती है, बिखरने लगती हैं और लियाना याना का नाम पुकारती रहती है और जल्द ही उसका नाम पुकारते हुए वह जाग जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस प्रकार की याद थी, क्योंकि यह याद याना द्वारा आमतौर पर दिखाए जाने वाले दृश्यों में से बिल्कुल ही अलग थी। लियाना को यह अस्थिर सा लग रहा था, जैसे कि वह इस तरह की याना की यादों को देखना ही नहीं चाहती हो। और अचानक से वहाँ पर ओल्गा आ जाती है और याना उससे पूछती है कि आखिर वह कितने समय से बेहोश थी और वो बताती है कि पूरे 1 दिन, और डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों तक आराम करने के लिए कहा है, इसीलिए वह स्वयं पर ज्यादा दबाव न डाले और भरपूर मात्रा में आराम करे। अगर उसको किसी चीज की जरूरत हो तो वह उसे निश्चित होकर बता दे। उस जहर ने याना पर बहुत ही बुरा असर डाला था। याना के शरीर में प्रवेश करने के बाद से उसे इतना बुरा कभी भी महसूस नहीं हुआ। और वह ओल्गा से पूछती है कि जब वह बेहोश थी तो उसके बेहोश होने के बीच में कुछ हुआ था। ओल्गा बताती है कि जब वह बेहोश थी तो ग्रैंड मास्टर ने कीमिया विभाग को इस प्रकार का आदेश दिया था कि वह उनको केस की सामग्री का विश्लेषण करे और पता करे कि उनमें किस प्रकार का विष मिला हुआ था। और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से रोमन को शामिल नहीं होना है, इसका भी उन्होंने सख्त आदेश दिया है, क्योंकि इन सब चीजों से उन्हें रोमन पर भी शक जाता है। और यह सुनकर याना को लगता है कि चीजें उसके मुताबिक ही हो रही हैं, लेकिन याना को पता है कि इन सब चीजों की असली अपराधी इतनी आसानी से सामने नहीं आने वाली है। कैरेन टियोस्लाना वह धूर्त लेडी, उसने अपराधों से बचने का कोई ना कोई तरीका पहले ही तैयार कर लिया होगा। और यदि उन लोगों को रोमन पर शक है तो इसके लिए याना को सबूत जुटाने होंगे ताकि वह उन्हें छोड़े ना। और अचानक से ओल्गा उससे कहती है कि इन सब के अलावा वह उसे एक और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताना चाहती है, और वो यह है कि यह अधिक सुनिश्चित करने के लिए कि आप सावधानी पूर्वक आपकी देखभाल की जा रही है, सामान्य नौकरानियों के बजाय आपको समर्पित नौकरानियां सौंपी गई है। अगर ऐसा हुआ तो वह अब आपके साथ नहीं रह पाएगी। यह सुनकर याना सरप्राइज होते हुए कहती है कि लेकिन आप उन्हें बता दो कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं, उसके लिए ओल्गा ही काफी है। और यह सुनकर ओल्गा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके लिए धन्यवाद माय लेडी, अब से मैं आपकी और भी अधिक लगन से सेवा करूंगी। लेकिन इन सभी बढ़ती घटनाओं के साथ में रोमन और कैरेन और भी ज्यादा दूर और खतरनाक होते जा रहे हैं और वह पहले से ही कई अधिक क्रूर तरीके का सहारा ले रहे थे और अब वह और भी ज्यादा क्रूरता दिखा रहे हैं, लेकिन वह भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटने वाली। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। लॉर्ड जेड को दिखाया जाता है और बटलर आकर उन्हें बताता है कि लेडी याना जाग चुकी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या आप उनसे मिलने जाने वाले हैं? लेकिन लॉर्ड
लॉर्ड जेड ऐसा नहीं करने वाले थे। वह चाहते हैं कि पिछली बार की तरह ही वह याना के कमरे में दवा को भिजवा दे और बटलर ऐसा ही करने वाला था, इसीलिए अब उसे यहाँ से चलना चाहिए। जेड याना के बारे में सोचता रहता है। जब वह उसे पहली बार मिला था तो वह एक मुरझाए हुए खरपतवार की तरह कमजोर लग रही थी, इसीलिए बस उसे उसकी वही चिंता थी कि क्या वह स्वस्थ रूप से भी बड़ी हो पाएगी। लेकिन जब वह याना से दोबारा मिला तो उस दिन उसे देखकर सरप्राइज हो गया, क्योंकि किसी न किसी तरह उसमें कुछ तो बदलाव उसे नजर आया था और वह उसे अलग लग रही थी। और जब उस कंपटीशन के दौरान जेड याना से मिला तो उसने एक प्रॉमिस के बारे में उसे बात की और उसने उस बात को यह कहकर टाल दिया कि उसने तो यह बस सोचा था कि उसने किसी बात के बारे में उससे ऐसे ही कहा होगा। लेकिन जब याना ने प्रॉमिस के बारे में कहा तो उसे शक हो गया कि वह असली याना है ही नहीं, वह कोई और है, क्योंकि जेड ने याना से इस प्रकार का कोई प्रॉमिस किया ही नहीं था। इसीलिए अब उसे जानना है कि आखिर याना टियोस्लाना के शरीर में इस समय कौन है और आखिर वह किस प्रकार की आत्मा है जिसने कि उसके शरीर पर इस प्रकार से कब्जा किया है।